भारत सरकार ने इस कोविड-19 में करोड़ों रुपए हर स्टेट को दिए और ख़ासकर हमारी स्टेट को भी 800-900 करोड़ रुपए दिए इक्विपमेंट खरीदने के लिए। मैं ये मान के चलता हूँ कि अगर 800-900 करोड़ का सामान परचेज़ किया गया, ख़रीदा गया, तो वो डिस्ट्रीब्यूट क्यों नहीं हुआ? कहाँ है वो? आज भी अगर मैंने दौरा किया मेडिकल कॉलेज जम्मू में, तो मुझे कोई पीपी किट पहने हुए नज़र नहीं आया किसी पेशेंट के साथ वार्तालाप करते हुए। सबसे बड़ी बात जो मैंने देखी कि जो डॉक्टर गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, मेडिकल कॉलेज में कार्यरत हैं, उनको जब कोरोना हुआ तो वो गांधीनगर हॉस्पिटल में ऐसे पड़े रहे जैसे उनको पूछने वाला भी कोई नहीं है। वो बेचारे वहाँ से बड़ी मुश्किल उठे, घर में क्वारंटाइन हुए, तो आज वो थोड़े ठीक हुए हैं। मैंने उनसे पूछा भी बात क्या, आप तो डिपार्टमेंटल थे। कहते जी कोई नहीं पूछता। सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि गवर्नमेंट कॉलेज के जो प्रिंसिपल साहब हैं मिस्टर डिगरा, उन्होंने मजबूर होकर परसों गवर्नर को लेटर लिखा कि आई एम नॉट कैपेबल, आई एम हैंडीकैप्ड, नोबॉडी लिसन मी। अरे यार, इस तरह का अगर सिस्टम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का अगर प्रिंसिपल ही अपने आप को हैंडीकैप्ड समझ रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि आम आदमी का क्या होगा। वो ये समझ रहे हैं कि हम लोगों पे एहसान कर रहे हैं। वो भूल गए हैं कि इन्हीं लोगों के पैसे से हम तनख्वाह ले रहे हैं और हमारी ड्यूटी क्या है। एक आम आदमी गांव में किसी को स्नेक बाइट होता है तो वो प्राइमरी हेल्थ सेंटर में तो मतलब ही कोई नहीं जानेगा। अगर वो ब्लॉक या सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जाता है तो उसको भी रेफर जम्मू ही किया जाता है। मैं बहुत हैरान हूँ कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो सीएमओ के अंदर आते हैं, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे करोड़ों की चीज़ें वहाँ पड़ी हैं, लेकिन यूज़लेस हैं। क्यों कि सीएमओ भी एक कलम उठाते हैं, रेफर टू जम्मू मेडिकल कॉलेज के ऊपर अगर इतना बोझ आप डाल दोगे, भिंडी बाजार बना हुआ है। अगर आप मेडिकल कॉलेज में जाके देखोगे, आपको पूछने वाला कोई नहीं, अंदर हाहाकार मचा होता है, कोई सिस्टम ही नहीं है। अकाउंटेबिलिटी तो होनी चाहिए ना। नमस्कार, आप जुट चुके हैं स्पिरिट न्यूज़ के साथ और मैं हूं वंदना हंस। आज जम्मू इंटेलेक्चुअल फोरम की तरफ से पत्रकार वार्ता की जा रही है। तो जम्मू इंटेलेक्चुअल फोरम के प्रेसिडेंट कुलदीप शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो सीनियर नेता भी हैं। चलिए इनसे बातचीत करते हैं कि किस तरह की पत्रकार वार्ता है, आखिर आज की पत्रकार वार्ता का क्या कुछ मकसद है। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद वंदना जी। आज की हमारी प्रेस वार्ता जो है वो कोविड-19 के ऊपर उसका पूरा फोकस है। मेरे साथ श्री प्रोफेसर जुगल गुप्ता जी है, जो ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हैं इंटेलेक्चुअल फोरम के। इधर संदीप शर्मा जी बैठे हैं जो ऑर्गेनाइज़र हैं। दिलीप ठाकर जी हैं जो हमारे सेक्रेटरी हैं। तो आज की जो प्रेस वार्ता का जो आयोजन करने का जो मकसद है वो ये है कि भारत सरकार ने इस कोविड-19 में करोड़ों रुपए हर स्टेट को दिए और ख़ासकर हमारी स्टेट को भी 800-900 करोड़ रुपए दिए इक्विपमेंट खरीदने के लिए। जैसे कि पीपीई किट है, लाखों के हिसाब से आई, करीब 2 लाख जम्मू में आई और 15 लाख कश्मीर में आई। इसी हिसाब से जो N95 मास्क, जिसको जैसा कि मैंने भी मास्क पहना हुआ है, ये भी लाखों के हिसाब से आया। और ट्रिपल जो लेयर का मास्क होता है वो 45 लाख से भी ऊपर आया। और इसी तरह हमारे वेंटिलेटर्स आए, 36 वेंटिलेटर आए, 19 हैं, बाकी पता नहीं कहाँ रखे हुए हैं। और उसके साथ ही जो आइटम्स ज़रूरी होती हैं, जैसे ऑक्सीमीटर होते हैं या वेंटिलेटर्स हैं, बेड टेबल हैं, आईसीयू बेड हैं, व्हील चेयर हैं। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि अगर 800-900 करोड़ का सामान परचेज़ किया गया, ख़रीदा गया, तो वो डिस्ट्रीब्यूट क्यों नहीं हुआ? कहाँ है वो? आज भी अगर मैंने दौरा किया मेडिकल कॉलेज जम्मू में, तो मुझे कोई पीपी किट पहने हुए नज़र नहीं आया किसी पेशेंट के साथ वार्तालाप करते हुए। और सबसे बड़ी बात जो मैंने देखी कि जो डॉक्टर गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, मेडिकल कॉलेज में कार्यरत हैं,
उनको जब कोरोना हुआ तो वो गांधीनगर हॉस्पिटल में ऐसे पड़े रहे जैसे उनको पूछने वाला भी कोई नहीं है। वो बेचारे वहाँ से बड़ी मुश्किल उठे, घर में क्वारंटाइन हुए, तो आज वो थोड़े ठीक हुए हैं। मैंने उनसे पूछा भी बात क्या, आप तो डिपार्टमेंटल थे। कहते जी कोई नहीं पूछता। सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि गवर्नमेंट कॉलेज के जो प्रिंसिपल साहब हैं मिस्टर डिगरा, उन्होंने मजबूर होकर परसों गवर्नर को लेटर लिखा कि आई एम नॉट कैपेबल, आई एम हैंडीकैप्ड, नो बॉडी लिसन मी। अरे यार, इस तरह का अगर सिस्टम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का अगर प्रिंसिपल ही अपने आप को हैंडीकैप्ड समझ रहा है तो आप समझ सकते हैं कि आम आदमी का क्या होगा। और कहीं ना कहीं आपका कहना है कि ज़मीनी सतह पर पीछे से सब कुछ आ रहा है। अगर केंद्र सरकार की बात करें, पीपी किट्स आ रही हैं और कई चीज़ें, जैसे आपने मास्क के बारे में बताया, लेकिन जम्मू में ज़मीनी सतह पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। गरीब लोगों को इसके बारे में मार पड़ रही है। उसका मेन कारण वंदना जी मैं यही कहता हूँ कि जब तक अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, आज ब्यूरोक्रेसी और ख़ासकर जो नौकर पेशा के जो सीनियर लोग हैं वो ये समझ रहे हैं कि हम लोगों पे एहसान कर रहे हैं। वो भूल गए हैं कि इन्हीं लोगों के पैसे से हम तनख्वाह ले रहे हैं और हमारी ड्यूटी क्या है। अभी देखिए, पहले गवर्नर साहब चले गए, मलिक साहब, फिर उसके बाद मुर्मू, आपने मेरा इंटरव्यू लिया था, मैंने कहा मुर्मू साहब फिट नहीं बैठे। अभी सिन्हा साहब आए हैं, लेकिन वो अभी शुरुआत है उनकी। लेकिन सिन्हा साहब के मैं सुझाव दे रहा हूँ सिन्हा साहब को कि सिन्हा साहब, आप गवर्नर आए हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेडिकल सिस्टम को अगर आपने सुधारना है तो आप पहले प्राइमरी हेल्थ सेंटर से शुरू होजिए। कल मैं एक अखबार में पढ़ रहा था, एक बीडीसी चेयरमैन, ब्लॉक डेवलपमेंट कमेटी के चेयरमैन सांबा के, वो सुंब हॉस्पिटल में रात को जाते हैं कि उनके पेट में दर्द है, तो उनको चपड़ासी तक नहीं मिलता। डॉक्टर तो बहुत दूर की बात रही, कंपाउंडर दूर की बात रही, चपड़ासी तक नहीं, खुला पड़ा रामराज है, कोई उनको अटेंड करने वाला नहीं। फिर वो वहाँ से जाके, वो कहाँ आए, सांबा हॉस्पिटल में जाके एडमिट हुए। अरे ये बात सामने आई कि बीडीसी का चेयरमैन था, उसके साथ 10 लोग थे। एक आम आदमी, गांव में किसी को स्नेक बाइट होता है तो वो प्राइमरी हेल्थ सेंटर में तो मतलब ही कोई नहीं जाने का। अगर वो ब्लॉक या सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जाता है तो उसको भी रेफ़र जम्मू ही किया जाता है। मैं बहुत हैरान हूँ कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो सीएमओ के अंदर आते हैं, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे करोड़ों की चीज़ें वहाँ पड़ी हैं, लेकिन यूज़लेस है। क्यों कि सीएमओ भी एक कलम उठाते हैं, रेफ़र टू जम्मू। जम्मू मेडिकल कॉलेज के ऊपर अगर इतना बोझ आप डाल दोगे, भिंडी बाज़ार बना हुआ है। अगर आप मेडिकल कॉलेज में जाके देखोगे, आपको पूछने वाला कोई नहीं, अंदर हाहाकार मचा होता है, कोई सिस्टम ही नहीं है। इससे तो अच्छा है, मैं गवर्नर साहब को कहूँगा किसी एनजीओ को दे दे मेडिकल कॉलेज, और नहीं को चला सकता तो हम तैयार हैं, हमारी भी एनजीओ है। अब जुगल गुप्ता जी बैठे हुए हैं, हम तैयार हैं, हम सिस्टम बना के देंगे। अकाउंटेबिलिटी तो होनी चाहिए ना। आप तनख्वाह ले रहे हो करोड़ों रुपए के हिसाब से, लाखों रुपए ले रहे हो, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बन के घूम रहे हो, तो भाई आपकी ड्यूटी भी कोई है नहीं है, आपको पूछने वाला कोई है नहीं है। सर, क्या लगता है जो करोड़ों के फंड्स आए हैं वो कहाँ पर हैं इस वक्त? देखिए वंदना जी, भाभी अतुल डुल्लो जी मीटिंग लेते हैं, मैं भी सोशल मीडिया, आपकी मीडिया में देखता हूँ, बड़ी सख्त मीटिंग हुई, ये हुआ वो हुआ, लेकिन रिज़ल्ट ज़ीरो है। रिज़ल्ट ज़ीरो इसलिए है कि मैं पंचायत, ऑल इंडिया पंचायत परिषद का भी मैं अध्यक्ष हूँ। हमारे साथ जुगल गुप्ता जी बैठे हैं, ये इंचार्ज हैं दोनों यूटी के, स्टेट के, और हम हर जगह जाते हैं। हम जाके देखते हैं कि अगर प्राइमरी, मुझे एक शौक़ है कि जहाँ प्राइमरी हेल्थ सेंटर होता है, जहाँ कोई स्कूल होता है, जहाँ कोई आंगनबाड़ी होती है, मैं वहाँ सीधा चला जाता हूँ, पूछता हूँ भाई यहाँ कौन है, मुझे कोई नहीं मिलता। इसका मतलब ये हो गया कि ब्यूरोक्रेसी सिर्फ गवर्नर या एडवाइज़र तक ही सीमित है, भाई उन्हीं को जवाब देना है। मैंने पहले भी कहा था, जब तक, अभी गवर्नर साहब ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की श्रीनगर में, एक बात तो बड़ी अच्छी कही उन्होंने कि हम भाई जिला को या ब्लॉक सत्र पे हम डीसी को या एसडीएम को जवाबदार बनाएंगे। अरे गवर्नर साहब, मैं आपका वेलकम करता हूँ, जवाबदार बनाइए तो और पूरी तरह से बनाइए। आप पनिशमेंट क्या दोगे अगर कोई काम नहीं करेगा? ये भी तो साफ क्लियर करो। उस ऑफिसर को डिसमिस करने की तो सोचो। अगर आप 10-20 लोग डिसमिस करोगे तो जाके डर बैठेगा। आप ऐसे ऑर्डर तो पहले भी देते आए हैं, आज भी आप ऑर्डर दे रहे हो, लेकिन आपने उसके लिए पनिशमेंट क्या रखी है, आपने उसके लिए जुर्माना क्या रखा है? ये भी अगर बता देते तो ऑफिसर के मन में आ जाता, नहीं भाई अगर मैं ये काम नहीं करूँगा तो मैं डिसमिस सर्विस हो जाऊँगा या मेरा रोज़गार छिन जाएगा।
अरे भाई, जो बेरोज़गार डॉक्टर बैठे हैं उनको रोज़गार दो, बेरोज़गार इंजीनियर बैठे हैं उनको रोज़गार दो, बहुत से पढ़े लिखे बेरोज़गार जो रोज़गार लेके अपने काम में ईमानदारी से काम नहीं करता उसको एक्सपेल करो, सर्विस से डिसमिस करो, दूसरे को मौका दो। जी, इस वक्त आप बातचीत कर रहे हैं कोविड-19 की, और कोविड-19 के चलते आपका कहना है कि आम लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जी। अगर बीडीसी के चेयरमैन के साथ इस तरह से हो सकता है, इस वक्त आपने बीडीसी की बात की, अभी बैक टू विलेज 3 स्टार्ट होने वाला है, क्या लगता है ऐसे में बैक टू विलेज 3 स्टार्ट होना चाहिए? क्योंकि अगर बैक टू विलेज 1 की बात करें या फेज़ 2 की बात करें तो कोई ज़्यादा सक्सेस नहीं रहा है। तो अगर देखिए वंदना जी, आपने पढ़ा होगा कि बैक टू विलेज 3 शुरू होने से पहले ही सरपंच और पंचों ने क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा जी आप ये क्यों चला रहे हो बैक टू विलेज 1, बैक टू विलेज 2, बैक टू विलेज 3, जब 1 में कुछ नहीं हुआ, 2 में कुछ नहीं हुआ, 3 में क्या होगा? आई वॉश क्यों कर रहे हो? टाइम क्यों किल कर रहे हो? आप प्रैक्टिकली करो। मैंने कहा था, गवर्नर साहब जो मुर्मू साहब थे, मैंने रिटर्न में एक लेटर दिया था, मैंने कहा आपको एडवाइज़र वो चाहिए, सेक्रेटरी वो चाहिए जो सुबह उठे एक ब्लॉक में जाके डोर टू डोर निकलते चले, जो काम पेंडिंग है ऑन स्पॉट होता जाए, तो जाके लोगों में भरोसा आएगा। चिट्ठियाँ देने से, एप्लीकेशन देने से मुझे एक बड़ा गरीब आदमी कह रहा था कि सर मैंने एडवाइज़र साहब को दी एक एप्लीकेशन, तो मैं जब उठ के आया तो एडवाइज़र के क्लर्क ने उठा के तो ऐसे मेरे सामने ही वो गोल करके रद्दी के टोकरे में फेंक दिया। तो कहने लगा मैं गरीब आदमी बोल नहीं सका। मैंने कहा भैया तुम गरीब नहीं, अमीर के साथ भी ऐसा हो रहा है, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी नहीं है। दरबार लगाने से कुछ नहीं होगा। पीपल वांट प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल तभी होगा जब हम प्रैक्टिकल होंगे। यहाँ पे मैंने पहले भी कहा था, बहुत से ऐसे लोग हैं जो प्रैक्टिकल करना चाहते हैं लेकिन उनको करने नहीं दिया जाता। चमचों से जब तक ये बाहर नहीं निकलेंगे, अच्छे लोगों को नहीं पकड़ेंगे, तब तक हम कोई भी काम जो है उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। खासकर मैं आपको बता रहा हूँ, कोविड-19 ये आज हालत ये हो गई कि पहले हम सुनते थे कश्मीर में ज़्यादा कोविड के मामले आ रहे हैं, लेकिन आज जम्मू में ज़्यादा आ रहे हैं। उसका कारण ये है कि यहाँ पे इलाज के नाम पे है ही कुछ नहीं। अब कह रहे हैं जी पहले मैं ये तो मान के चलता हूँ कि बहुत बड़ा घोटाला है। अगर ये देखा जाए क्वारंटाइन किसने किए, कितने पैसे निकाले गए, कितने पैसे निकाले जा रहे हैं, इन सब के ऊपर इंक्वायरी होनी चाहिए, तो पता चलेगा भाई कोविड। यहाँ पे मिलिट्री हॉस्पिटल, बीएसएफ हॉस्पिटल, सीआरपी हॉस्पिटल में जाओ, क्या मज़ा आता है जाके, वहाँ भी तो डॉक्टर हैं, लेकिन सफाई के नाम पे, इलाज के नाम पे, डिसिप्लिन के नाम पे मैं सलूट करता हूँ कि फोर्स के जितने भी हॉस्पिटल हैं नीट एंड क्लीन, आदमी बीमार भी अच्छा भला हो के आ जाता है, और यहाँ पे अच्छा भला आदमी मेडिकल कॉलेज में चला जाए बीमार होके आ जाता है। तो इस चीज़ को जब तक गवर्नर साहब सीरियस नहीं लेंगे, जब तक हेल्थ हमारी ठीक नहीं होगी, तो बंदे कहाँ से ठीक होंगे। आखिर में आप दर्शकों को क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे? मैं दर्शकों को ये कहूँगा कि अवेयर हो, आंखें खोलो और सवाल करने की हिम्मत रखो। जवाब जो भी कोई दे उसको नोट करो। आजकल तो सोशल मीडिया, आपके पास मोबाइल है, कैमरा है, वीडियो बनाइए, कैमरे हैं, आप सवाल करिए कि भाई आप रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर हो, आपने क्या किया। कोई भी जवाब दे उसको आप नोट करिए। और बीइंग ए इंटेलेक्चुअल फोरम का प्रेसिडेंट होने के नाते मैं कहूँगा जिसको भी जो समस्या होती है वो मेरे से भी संपर्क कर सकता है, और मैं गवर्नर साहब से अप्रोच करूँगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं आपको बता दूं कि आज जम्मू इंटेलेक्चुअल फोरम की तरफ से पत्रकार वार्ता की जा रही थी। इनके कई सारे मेंबर्स भी बीच में थे और प्रेसिडेंट कुलदीप शर्मा जी के साथ बातचीत की गई। इनका कहना है कि कोविड-19 के चलते जम्मू कश्मीर को कई सारे फंड्स आए हैं, लेकिन ज़मीनी सतह पर दिख नहीं रहे हैं। इनका कहना है कि अगर जीएमसी की तरफ से कोई भी बात सामने नहीं आ रही है या लोगों का ध्यान नहीं रखा जाता है, तो हम इसे कर सकते हैं। यहाँ कई NGOs हैं जो पूरी तरह से अपनी ड्यूटी को निभा सकते हैं। तो आप ऐसे ही अपडेट के लिए जुड़े रहें स्पिरिट न्यूज़ के साथ। वंदना हंस, स्पिरिट न्यूज़ जम्मू। नमस्कार।